नमस्कार। आज हम भारत के फूड सेफ्टी फ्रेमवर्क की पूरी सच्चाई को समझने वाले हैं। एफएसएसआई जो हमारे खाने की शुद्धता तय करता है, उसका सिस्टम असल में कैसे काम करता है, जमीनी हकीकत क्या है और एक्सपर्ट्स के पास इसमें सुधार का क्या इलाज है। आज इस चर्चा में हम इन सारे पहलुओं की बिल्कुल तह तक जाएंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस विश्लेषण को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है: लाइसेंसिंग ढांचा, राज्यवार नतीजे, रेगुलेटरी फेलियर्स के असली कारण, एक्सपर्ट्स की नज़र में सुधार के रास्ते और आखिर में कुछ आसान कदम जो नागरिक उठा सकते हैं। आते हैं अपने पहले हिस्से पर, द टियर्ड लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क। ये वो आइडियल सिस्टम है जिसे पूरी फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। भारत की फूड सेफ्टी का कानूनी सफर 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के आने से शुरू हुआ था। फिर 2011 में एफएसएसआई और इसके लाइसेंसिंग रेगुलेशंस पूरी तरह से लागू हुए। लेकिन सफर उतना आसान कहाँ होता है। 2017 में आई सीएजी ऑडिट ने इसमें कई खामियां निकाली, खासकर लैब्स और लाइसेंसिंग में। और अब 2026 में छोटे और बड़े व्यापारियों के लिए टर्नओवर की सीमा यानी थ्रेशोल्ड्स को अपडेट किया गया है ताकि नियम थोड़े और व्यवहारिक बन सकें। अब देखिए, एफएसएसएआई ने बिजनेसेस को बहुत ही लॉजिकली 3 हिस्सों में बांट दिया है। जो छोटे दुकानदार और ठेले वाले हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें सिर्फ एक बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। जो मीडियम से लार्ज बिजनेसेस हैं, जैसे कमर्शियल किचन्स, उन्हें स्टेट लाइसेंस लगता है। और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है या जो मल्टी स्टेट फैक्ट्रीज हैं, उन्हें सीधे सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। सुनने में एकदम सॉर्टेड लगता है ना। फ्रेमवर्क तो पन्नों पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन जमीन पर इसका असल इन्फोर्समेंट कितना असरदार है। एक आदर्श स्ट्रक्चर होना अपनी जगह है, लेकिन जब बात स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की आती है, तब तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए, सिर्फ 3614 कन्विक्शंस। 2022 से 2025 के बीच पूरे देश में लगभग 5,18,000 फूड सैंपल्स टेस्ट हुए। उनमें से हजारों फेल हुए और 88,192 पेनल्टीज लगाई गईं। लेकिन जब बात एक्चुअल क्रिमिनल कन्विक्शंस की आई, तो आंकड़ा सिर्फ 3,614 पर रुक गया। ये नंबर्स साफ दिखाते हैं कि कानूनी कार्यवाही अपने अंजाम तक पहुंचने में कितनी धीमी है। यही हमें ले आता है दूसरे हिस्से पर, इन्फोर्समेंट आउटकम्स बाय स्टेट। हर राज्य का इन नियमों को जमीन पर उतारने का तरीका और उनके नतीजे काफी अलग हैं। अगर हम आंकड़ों को कंपेयर करें तो पता चलता है कि महाराष्ट्र में 20% और वेस्ट बंगाल में 22.5% सैंपल्स मिलावटी निकले। लेकिन जब सजा की बारी आती है तो रिपोर्ट बताती है कि 2018-19 के दौरान वेस्ट बंगाल और चंडीगढ़ में एक भी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं हुई। हजारों टेस्ट फेल होने के बाद भी अगर सजा शून्य है तो सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कॉजेज ऑफ रेगुलेटरी फेलियर। आखिर इतनी बड़ी चूक कहाँ हो रही है। इस रेगुलेटरी फेलियर के 4 मुख्य कारण हैं। पहला, लैब्स में क्वालिफाइड स्टाफ की भारी कमी। दूसरा, टेस्टिंग कैपेसिटी का पूरा न होना, हर लैब में माइक्रोबायोलॉजी या पेस्टिसाइड चेक करने की सुविधा ही नहीं है। तीसरा, हमारे देश का 80% फूड ट्रेड इनफॉर्मल सेक्टर में होता है, जिसे रेगुलेट करना बेहद मुश्किल काम है। और चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों की कमजोर सप्लाई चेन्स, जहां आसानी से सस्ता मिलावटी सामान घुस जाता है। अब स्टाफ की कमी को ऐसे समझिए, 2017 के सीएजी ऑडिट में साफ बताया गया था कि 16 में से 15 स्टेट लैब्स में एक भी क्वालिफाइड फूड एनालिस्ट मौजूद ही नहीं था। बिना सही एक्सपर्ट्स के उन हजारों सैंपल्स को ठीक से टेस्ट करना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाता है और यही चीज पूरे क्रम को धीमा कर देती है। एक और टेक्निकलिटी है जो इसमें रुकावट डालती है, और वो है सबस्टैंडर्ड और अनसेफ खाने के बीच का कानूनी फर्क। अगर खाना सबस्टैंडर्ड है यानी क्वालिटी थोड़ी खराब है लेकिन जहरीला नहीं, तो उस पर सिर्फ एक प्रशासनिक जुर्माना यानी फाइन लगता है। लेकिन स्ट्रिक्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और जेल की सजा तभी होती है जब खाना अनसेफ या टॉक्सिक साबित हो। इस कड़ी की वजह से कई केसेस सिर्फ फाइन देकर ही रफा दफा हो जाते हैं। चौथा हिस्सा, एक्सपर्ट पाथ्स टू रिफॉर्म। इन सब का आखिर इलाज क्या है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सिस्टम में सुधार कैसे लाया जा सकता है।
एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि जिन फूड फर्म्स पर मुकदमा चलता है, उनमें से लगभग 75% फर्म्स किसी न किसी तरह सजा से बच निकलने में सफल हो जाती है। सिर्फ 25% ही एक्चुअली कन्विक्ट होती हैं। ये आंकड़ा सीधा इशारा करता है कि हमारी कानूनी प्रक्रिया को अभी कितना और सख्त और अकाउंटेबल बनाए जाने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स इसका एक बड़ा समाधान बताते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एनफोर्समेंट। उनका मानना है कि सारी ताकत सिर्फ सेंट्रल ऑफिसेस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लोकल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को ज्यादा पावर मिले। ग्रास रूट्स लेवल पर कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ मिलकर काम किया जाए। मोबाइल टेस्टिंग वैन्स और लोकल हेल्पलाइंस को बढ़ावा देने से छोटे स्तर पर ही मिलावट को तुरंत पकड़ा जा सकेगा। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, एक्शनेबल स्टेप्स फॉर सिटीजंस। सिस्टेमिक सुधार अपनी जगह है, पर आम नागरिक अपने बचाव के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? ये 4 बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, FSSAI लाइसेंस चेक करना। दूसरा, किसी भी गड़बड़ी को तुरंत रिपोर्ट करना। तीसरा, खुद जांच करना या लैब से टेस्टिंग की मांग करना। और चौथा, आने वाली एडवाइजरीज और नए अलर्ट्स के बारे में हमेशा अपडेटेड रहना। पहला कदम सबसे आसान है। किसी भी पैकेज्ड फूड पर जो 14 डिजिट का FSSAI नंबर होता है, उसे बस ऑनलाइन फॉस्कॉस पोर्टल पर डालकर चेक किया जा सकता है। वहां तुरंत पता चल जाता है कि वेंडर का लाइसेंस वैलिड है या नहीं। ये आदत बेशक छोटी है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। दूसरा बड़ा कदम है तुरंत रिपोर्ट करना। अगर खाने में मिलावट का शक हो तो स्टेट हेल्पलाइंस जैसे 104 या नेशनल हेल्पलाइन 1907 फूड सेफ्टी कनेक्ट पर संपर्क किया जा सकता है। खास बात यह है कि इन नंबर्स पर की गई एक छोटी सी कंप्लेंट भी वेंडर्स पर सीधे सरप्राइज इंस्पेक्शंस करवा सकती है। तो इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या रेगुलेटर्स और हम सब मिलकर सच में उतना कर रहे हैं जितना इस फूड सप्लाई को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है? कानून अपनी जगह है, लेकिन एक पूरी तरह सेफ फूड सिस्टम तभी संभव है जब समाज और सरकार दोनों एक साथ आकर जिम्मेदारी निभाएं। इस बारे में हम सबको जरूर सोचना चाहिए।